हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो लेकर आए हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर में हमको 5 लॉ के बारे में बात करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुजैक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, रासायनिक संयोग का सिद्धांत है क्या, इसके अंदर में 5 लॉ काहे पढ़ते हैं। तो ये जो बताता है कि कैसे दो एलिमेंट कंबाइंड करके कंपाउंड बनाता है, किस नंबर ऑफ मोल के रेशियो में कंबाइंड करता है, किस मास के रेशियो में कंबाइंड करता है, किस वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइंड करता है। तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको 5 लॉ देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग का सिद्धांत। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या है, इस इट स्टेट्स, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि हाउ हाउ टू एलिमेंट हाउ टू एलिमेंट हाउ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, हाउ टू एलिमेंट मतलब कैसे दो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। ठीक है, आगे क्या बात करेंगे हम, इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, किस नंबर ऑफ मोल के रेशियो में कंपाउंड बनाता है। ठीक है, किस मास के रेशियो में कंपाउंड बनाता है, किस वॉल्यूम के रेशियो में कंपाउंड बनाता है। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का सिद्धांत। ठीक है, इट स्टेट्स दैट, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो बोलने का तरीका है कि हाउ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, कैसे दो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, क्या बन रहा है यहाँ पे, मान लो ए बी बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है तो हम बोलेंगे किस नंबर ऑफ मोल के रेशियो में बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वो इसका मोल 1 है, इसका मोल 1 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। तो हमने क्या बोला, 1:1:1। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल का रेशियो हो गया। सिमिलरली मास का रेशियो बताने के लिए पूछेंगे तो किस तरह से मास का रेशियो निकालेंगे, वॉल्यूम का रेशियो किस तरह से निकालेंगे। तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हमको 5 लॉ पढ़ना है, तो कौन कौन लॉ पढ़ना है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये क्या मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अंदर हमको 5 लॉ पढ़ना है। इट कंटेन्स इट कंटेन्स 5 लॉज, 5 लॉज। कौन कौन पढ़ना है हमको, पहला लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित अनुपात का सिद्धांत, इसके बारे में बात करेंगे हम। तीसरा क्या पढ़ना है हमको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या पढ़ना है हमको, गैलुजैक्स लॉ, एक साइंटिस्ट का लॉ है। ठीक है, गैलुजैक्स लॉ। पांचवा क्या पढ़ना है हमको, एवोगैड्रो लॉ। क्या पढ़ना है, एवोगैड्रोज लॉ। ये भी कहीं के साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर कहीं कहीं साइंटिस्ट का नाम है। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। चलो हेडिंग डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में क्या बोलेंगे हम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
मतलब यहाँ पे जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, यानी यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि कोई भी सबस्टांस है, ठीक है, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, तो उसका मास क्या हो सकता है। अगर मान लो मतलब मान लो ए और बी हमने लिया, ठीक है, क्या लिया, ए और बी लिया, ठीक है, ए प्लस बी से हमने क्या बनाया, मान लो प्रोडक्ट ए बी बनाया। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इधर का मास अगर 50 ग्राम है, ठीक है, तो इधर का भी मास क्या होगा, 50 ग्राम ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर का मतलब कोई पदार्थ का हम न ही निर्माण कर सकते हैं, न ही विनाश कर सकते हैं। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैटर का अगर मास है तो मास को क्या कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, न ही हम उसको बना सकते हैं, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, कार्बन प्लस O2 से क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, CO2 बना रहे हैं, ठीक है। हमने इसका जो मास वजन किया था कितना ग्राम है, 12 ग्राम है। इसका कितना वजन किया हमने, और 32 ग्राम है। जबकि इसका मास क्या है, दो कार्बन से दूना 12, 112 हो गया, ठीक है, प्लस 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब दोनों का ऐड कर लो, 30 40 4 44 ग्राम ये हो गया। इधर देख लो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो बताओ मास क्या कंजर्व है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने कन्वर्ट तो कर दिया है, ठीक है। तो ये यानी कहीं ना कहीं द्रव्यमान क्या है, संरक्षण। द्रव्यमान क्या है यहाँ पे, फिक्स है। दोनों जगह क्या द्रव्यमान फिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं इसको हम। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट नॉट किया जा सकता है। इट कैन बी, इट कैन बी एक्सचेंज, इट कैन बी एक्सचेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब जस्ट हमने लिया था ए प्लस बी से क्या बन रहा है, मान लो सी बन रहा है, ठीक है। तो इधर का जो मास होगा x ग्राम मान लो, ठीक है, तो इधर का भी मास क्या होना है, x ग्राम ही होना है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो a प्लस बी का जो मास होगा, ठीक, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, मास ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मास ऑफ सी, मास ऑफ सी, इस तरह से बोल सकते हो। यानी कहेंगे मास क्या है, कंजर्व है। मास का ना ही निर्माण कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ए हो गया। एक और ले लेते इसमें, जैसे मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया मैंने, हीट कर दिया, ठीक है। इसको जब हीट करेंगे क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मास चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम में कितना होता है, 20 गुना 40 यानी 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 दिया 48, कितना हो जाएगा, 40 40 80 88 89 90 10 100, कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो देखो उधर का भी मास क्या होगा, 100 ग्राम ही होगा, ठीक है। चेक कर लो, 40 प्लस 12, इधर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32, कितना हो जाएगा, देखो चेक करो, सबका ऐड कर दो, 40 10 50 10 60 30 90 92 93 95 96 आ रहा है, 40 6 12, ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 16। तो टोटल मिला कितना आ रहा, 100 ग्राम आ रहा। यानी कहीं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कहीं मास क्या है, कंजर्व है। मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो मास है, जो रिएक्टेंट साइड का जो मास है, वो प्रोडक्ट साइड के मास से क्या है, बराबर है, ठीक है। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब कोई भी अगर पदार्थ है उसका नहीं हम निर्माण कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नहीं निर्माण कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड उसको नहीं नष्ट कर सकते हैं, और इट कैन बी एक्सचेंज उसको एक्सचेंज किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे के फॉर्म में, ठीक है। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे कहीं देखो मास का रेशियो कहीं बोला, दोनों का मास का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम, इसका x है इसका भी x हो जाएगा, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है हमको, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं डेफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित अनुपात का सिद्धांत। मतलब यहाँ पे जो कहने का मतलब है, और लिख लेते इसको, ठीक है। और केमिकल कंपाउंड, और केमिकल कंपाउंड, और केमिकल कंपाउंड नो नीड, नो नीड, नो नीड फ्रॉम विच सोर्स, फ्रॉम
which source it has been obtained, it has been obtained, it has been obtained, ठीक है। it contains same element, it contains same element, it contains same element combined one another in fixed proportion by mass, in definite proportion by mass, in definite proportion by mass, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, मैंने पानी लाया, ठीक है। जैसे मैंने टैप वाटर लाया, क्या लाया मैंने, टैप वाटर लाया। इसको एग्जांपल ये लेके काम करेंगे, ठीक है। टैप वाटर ले आया मैंने, अब मान लो सी वाटर ले आया, ठीक है, समुद्र का पानी ले आया मैंने। अब मान लो गटर का पानी ले आओ, ठीक है, नाला का पानी ले आओ, कहीं का पानी ले आओ, तो हमको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और केमिकल कंपाउंड नो नीड फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड बन रहा है तो हमको जरूरत नहीं है कि वो किस सोर्स से बना है, सोर्स हमको लेना देना नहीं। कोई भी केमिकल के वजह से मैंने वाटर लिया, तो वाटर हमने नल का पानी ले लिया या समुद्र का पानी ले लिया, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, हमको उससे लेना देना नहीं है। और केमिकल कंपाउंड नो नीड फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। केमिकल कंपाउंड जो होता है हमको मतलब नहीं है कहाँ से बना है। हाँ, वाटर है तो ये भी वाटर है, अब जहाँ से बना हो डजंट मैटर। एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे पहले समझ लो इसको। जैसे मैंने कार्बन प्लस O2 का हमने क्या किया, एक रिएक्शन कराया, मान लो यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक और तरीका, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, हम हीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दोनों का सोर्स क्या है, अलग अलग है। केमिकल कंपाउंड नो नीड फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कहां से ये बन कर आया है, इससे हमको लेना देना नहीं है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड नो नीड फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है, कहां से बना हमको लेना देना नहीं है। हाँ, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट, ये क्या रखा है, देखो दोनों के पास क्या सेम एलिमेंट है, दोनों के पास क्या है, सेम एलिमेंट है। कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ठीक है। सेम एलिमेंट कंबाइंड, सेम एलिमेंट कंबाइंड किया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड है, ठीक है। वन अनदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। अब दोनों का जो मास का जो रेशियो होगा क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे इन दोनों का मास का रेशियो निकालेंगे, इस दोनों का मास का जो रेशियो निकालेंगे, दोनों का मास का रेशियो क्या आना है, फिक्स आना है। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे तुम चेक करो यहाँ पे, कार्बन का मास कितना था, 12 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 44। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44। यानी कहने का मतलब देखो, 44 नहीं लिखना है, इसको इस तरह से लिखो, मतलब 12:32। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 12:32। मतलब दोनों का रेशियो क्या है, सेम आना है। सिमिलरली हमने मान लो टेप वाटर ले लिया, सी वाटर ले, दोनों कहाँ से बन रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, हमको लेना देना नहीं है। हाँ, दोनों सेम एलिमेंट से बना हुआ है। और दोनों का जो रेशियो होगा मास का जो रेशियो क्या होगा, 2:16। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2:16। दोनों का जो मास का जो रेशियो होगा वो क्या आना है, बराबर आना है। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, फिक्स अनुपात का सिद्धांत। चलो पढ़ लेते हैं। और केमिकल कंपाउंड नो नीड, जरूरत नहीं है, फ्रॉम विच सोर्स, किस सोर्स से वो बना है, इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, इट कंटेन्स, वो रखता है सेम एलिमेंट, वो सेम एलिमेंट रखता है, ठीक है। कंबाइंड, सेम एलिमेंट जो रखता है वो कंबाइंड जो आपस में है, वन एक दूसरे से क्या कंबाइंड है वो, इनडेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जो उसका मास का जो प्रोपोर्शन, जो मास का जो अनुपात है, दोनों का क्या है, फिक्स है, ठीक है। 2:16 2:16 और 12:32 12:32। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ना तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हेडिंग डालो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो और दो एलिमेंट्स जितना कंपाउंड बनना है बना कर रख दो। ये लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो और दो एलिमेंट्स जितना कंपाउंड बनता है सबको बना दो।
और उसमें से क्या करो, एक का मास को फिक्स कर दो और जो दूसरा का जो मास होगा, ठीक है, उसका जो रेशियो निकालेंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं फिर इसके बाद समझेंगे। ठीक है, इफ टू एलिमेंट which is combined, if two element which is combined, दो एलिमेंट है जिसको क्या क्या था, कंबाइंड कराया जाता है। ठीक है, एंड दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बना रहा है, मोर देन वन कंपाउंड, देयर we have to fix the mass of one element, there we have to fix the mass of one element, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे, एंड सेकेंड एलिमेंट having different mass, but that mass ratio is the simple whole number, अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया। हमको पता है जब हाइड्रोजन क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मान लो दो एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, एक बन रहा मान लो हाइड्रोजन H2 वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है मान लो H2O2 बन रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, वाटर। दोनों कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। ठीक है, दोनों बनेगा, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर बनाएंगे। हाँ, दो एलिमेंट कंबाइन होना चाहिए, वही दो एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बनाना चाहिए, तब ये रूल क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, तो क्या कहता है, दो एलिमेंट कंबाइन कर लो, प्रोडक्ट ये बना, तो इसमें से क्या कहता है, एक एलिमेंट का मास क्या कर दो, फिक्स कर दो। तो हमने हाइड्रोजन का मास क्या कर दिया, दोनों में फिक्स है, एक एलिमेंट का मास हमने क्या कर दिया, दोनों में फिक्स है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मान लो 2 ग्राम है, इसका मास भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ग्राम है। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे, क्या देखेंगे हम, सेकेंड एलिमेंट को, जो सेकेंड एलिमेंट का जो मास होगा, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के बराबर होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो होने का मतलब क्या होगा, मतलब 1/2 के रेशियो में होगा, 2/3 के रेशियो में होगा, 3/4 के रेशियो में होगा, ठीक है, 4/5 के रेशियो में होगा, इस तरह के रेशियो मिलेगा तुम्हें सिंपल होल नंबर रेशियो। होल नंबर का रेशियो होगा, ठीक है, होल नंबर 1 क्या, होल नंबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस तरह का सिंपल नंबर होना चाहिए। इस तरह का रेशियो मिलेगा, चेक कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 32, तो क्या हो जाएगा, देखो 16 16:32 यानी 1:2, देखो 1/2 के रेशियो में आ रहा है, दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। यही कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि कोई भी दो एलिमेंट लो, दो एलिमेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बना के देख लो, प्रोडक्ट बना लिया, एक का मास क्या कर दो, फिक्स कर दो, पहला का तो मास हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट को जब हम देखेंगे, दूसरा एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो के बराबर, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इफ टू एलिमेंट विच इज कंबाइंड, दो एलिमेंट को कंबाइन कराया जाता है, एंड दे फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वो क्या बनाता है, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, देयर वी हैव टू फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, वहां पे क्या करना है, एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर देना है। फिक्स नहीं है तो फिक्स कर दो। ठीक है, अगर मान लो H2 है, यहाँ पे मान लो H1 रहता है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मास दोनों का फिक्स नहीं है तो मास को क्या कर दो, पहले फिक्स कर दो। ठीक है, द मास ऑफ वन एलिमेंट को क्या कर दो, फिक्स कर दो, एंड जो सेकेंड एलिमेंट होगा हैविंग डिफरेंट मास, और सेकेंड एलिमेंट का मास क्या आना, डिफरेंट आना ही आना वहां पे। ठीक है, बट दैट मास, सेकेंड एलिमेंट का मास क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, लेकिन जो मास आएगा सेकेंड एलिमेंट का, वो रेशियो मिलेगा, किसका रेशियो मिलेगा, इज द सिंपल होल नंबर का रेशियो। होल नंबर का रेशियो मिलेगा 1 2, इस तरह के 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। होल नंबर का रेशियो क्या, सिंपल मिलेगा, सिंपल यही होता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, यही क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको मिटाते हैं।
जैसे मैंने एक और एग्जांपल है, सेकंड नंबर बी नंबर एग्जांपल, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये कोई एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी इससे दिया हुआ, ठीक है, देख लेना तुम लोग। नाइट्रोजन, मान लो हमने क्या लिया, नाइट्रोजन गैस लिया, और क्या लिया यहाँ पे मैंने, ऑक्सीजन गैस लिया, ठीक है। हमको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बहुत सारा कंपाउंड बनना है यहाँ पे, तो सब कंपाउंड को हम यहाँ पहले क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे मिलेगा, मान लो N2O बना, ठीक है, NO बना, N2O3 बना, ठीक है, NO2 बना, N2O5 बना, ठीक है। मान लो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब कंपाउंड बनने का, मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब हमने मिलाया तो ये सारा कंपाउंड बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्या बन सकता है, ये सारा कंपाउंड बन सकता है। अब हमने क्या किया, इसमें क्या करो, हमने बोला था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बना रहा है, एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बना रहा है, तो एक एलिमेंट का मास तुम क्या करो, फिक्स कर दो। हमने क्या किया, देखो नाइट्रोजन का मास हम फिक्स कर देंगे, हम दो नाइट्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का, 28 ग्राम, कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। यहाँ पर भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन को 2 करना है तो 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का मास तो फिक्स हो गया 28 ग्राम यहाँ पर भी, ठीक है, 28 ग्राम यहाँ पर भी हो जाएगा, 28 ग्राम यहाँ पर भी मिलेगा तुमको, ठीक है, 28 ग्राम यहाँ पर भी मिलेगा तुमको। यानी कहीं के मास क्या, एक एलिमेंट का फिक्स है। अब जो दूसरा एलिमेंट का जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के बराबर मिलेगा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 के रेशियो में। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 2 ठो है ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 3 ठो, तो कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। यहाँ पे कितना, 4 ठो, तो कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। यहाँ पे कितना, 5 ठो, तो कितना मिलेगा, 80 ग्राम। अब देखो सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा तुमको, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। यानी कहीं ना कहीं जो मिलेगा 16:32:48:64:80, यानी 1 2 3 4 5। देखो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 में आ रहा है, ठीक है। 1:2:3:4:5, ठीक है। इस तरह का सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वन एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, सेकंड एलिमेंट का मास को क्या करो, सेकंड एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या मिलेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो के बराबर, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ, ठीक है, उसको कर लेना तुम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गैल-लुजैक्स लॉ के बारे में, ठीक है। चौथा लॉ है, तो चलो हेडिंग डालो गैल-लुजैक्स लॉ, गैल-लुजैक्स लॉ। गैल-लुजैक्स लॉ एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, नाम से स्पष्ट, गैल-लुजैक्स लॉ मतलब गैल-लुजैक्स का नियम, ठीक है। गैल-लुजैक्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी तुम ये जो लॉ है वो किस पर आधारित है, ओनली फॉर गैसेस टर्म, ओनली फॉर गैसेस टर्म, गैसियस टर्म। ये जो लॉ है, ये वाला लॉ है जो पांचवा हम पढ़ेंगे अभी, गैड्रो लॉ, वो केवल किस पर आधारित है, गैसियस टर्म पे आधारित है, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, एनी टू गैसेस, एनी टू गैसेस combined to form gases product their ratio of number of mole, their ratio of number of mole indicates the ratio of volume of gas, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर मान लो ए कोई भी गैस है, ठीक है, बी कोई भी गैस है, और उसे क्या बन रहा है, मान लो सी कोई भी गैस बन रहा है, ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, गैस। प्रोडक्ट में गैस और वाट मतलब कुछ और सॉलिड वगैरह भी बन सकता है, ठीक है। तो केवल देखो रिएक्टेंट में गैस होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ठीक है। तब ये रूल लगाएंगे, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है, जैसे मैंने बोला कि ये इसका ए का कोफिशिएंट क्या ए, बी का कोफिशिएंट क्या बी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोल बोलते हैं, मोल से इंडिकेट करते हैं। जैसे ये ए मोल हो गया, ये बी मोल हो गया, ये सी मोल हो गया। तो अगर इसका मोल का जो रेशियो निकालेंगे क्या है, A:B:C। तो अगर इसका नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो है, इसका मोल किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, क्या बोलेंगे हम, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल का रेशियो है।
एनी टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, कोई भी दो गैसेस कंबाइन करके गैसेस प्रोडक्ट बना रहा है, देयर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल है वो इंडिकेट करेगा द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वो गैस के वॉल्यूम को भी इंडिकेट करेगा। नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा वो क्या करेगा, गैसेस जैसे A/B जो C लिखेंगे यहाँ पे हम इसको हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं, मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, इसी के बारे में ये बात करता है, ठीक है। अब ऐसा कहा है हमने, देखो जो कोई भी जो रिएक्शन होता है दुनिया का ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। अब ऐसा कहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे हम आगे बताएंगे जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे वहां बता देंगे। देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में बात करेंगे, तो थोड़ा समझ में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर यहाँ पे क्या गैस को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। और टेम्परेचर क्या है, कोई भी रिएक्शन के लिए हमको पता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन होगा वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, रिएक्शन के लिए क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है उस किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे, क्या डिपेंड करेगा, यानी नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब नंबर ऑफ मोल किस तरह से बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रहा है, यानी कहेंगे नंबर ऑफ मोल अट्रैक्टिव पोर्शन क्या वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा, या नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसलिए अगर जो जो नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा हमारा, वही क्या हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो इस पर एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सब चले करते हैं। इसी फॉर्मूला पे ये वाला है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद करके चलना है कि कोई भी अगर गैस टर्म का जो इक्वेशन बन रहा है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए, उसका जो नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, उसका वॉल्यूम का रेशियो के बराबर होगा, दैट इज द गैलोजेक्स लॉ। ये कहां पर लागू होता है, ओनली फॉर गैसेस टर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें हम। जैसे मैंने बोला क्या यहाँ पे ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे मीथेन गैस है, ठीक है, मीथेन गैस को हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस के साथ जब कंबाइन करवाया, ठीक है, मीथेन का जो कंबशन होता है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन कराते हैं उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले क्या करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर सब एलिमेंट को बैलेंस कर दो, तो कार्बन का एक ठो है तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितना 4 है तो 2 से क्या मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितना है इसमें 2, इसमें कितना 2 2 तो 4 ऑक्सीजन है, तो क्या करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि हमने बोला क्या, इफ वॉल्यूम ऑफ CH4 इज 5 लीटर, ठीक है, देन डिटरमाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये हमको पता है ये क्या गैस है, ये भी क्या है गैस है, ये भी क्या है गैस है, यहाँ पे ये क्या वाटर हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड बनना डजंट मैटर, गैसेस है, इधर भी गैसेस इधर भी गैसेस, लॉ क्या है, वैलिड है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ के आया, जस्ट पढ़ के आया कि कोई भी अगर गैसेस इक्वेशन है ये क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, हमेशा नहीं दिया रहेगा तब पर इस्तेमाल के चलना, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कभी भी दिया रहेगा गैसेस इक्वेशन, ठीक है, वहां बोल रहा है वॉल्यूम के बारे में कोई टर्म अगर पूछेगा तो क्या बोलना है कि जो उसका नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम का रेशियो। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या है, 1:2:1 है। अगर मान लो कि वॉल्यूम ऑफ मीथेन दिया हुआ कितना है, अगर 5 लीटर है तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तब अगर एक इसका 5 लीटर है तो इसका दुगुना है ये, तो क्या हो जाएगा 10 लीटर। इसका क्या 5, ये 1 मोल है, ये 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल, अगर 5 लीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 लीटर। यानी कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा 10 लीटर के बराबर। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा 5 लीटर के बराबर। ये मीथेन का वॉल्यूम हमको पहले से दे दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, 10 लीटर और 5 लीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। इफ वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज 5 लीटर मीथेन का वॉल्यूम दे दिया, तब डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है किसका वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम नहीं देगा, वाटर क्या लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक लॉ और हमको पढ़ना है, एवोगैड्रो लॉ। क्या पढ़ना है हमको, एवोगैड्रो लॉ। तो चलिए हेडिंग डालो एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ भी सेम है, वो भी केमिकल गैसेस टर्म वैलिड है, सेम ही लॉ है, ठीक है।
चलो बात कर लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये भी टर्म जो होता है ना वैलिड किसके लिए? वैलिड ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। ये लॉ क्या बोलता है, आगे पॉइंट बना के लिखो, ये लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो यही वाला बात बोल रहा हूँ, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर था, यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ये क्या बोल रहा है? और आगे ऑल, इस तरह से लिखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस contains इक्वल नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ये क्या बोलता है कि मान लो एवरेज, देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जैसे मैंने दो वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें क्या कंटेनर में ऑक्सीजन गैस रखा हुआ है, इस कंटेनर में मान लो क्या क्लोरीन गैस रखा हुआ है, इस कंटेनर में क्या रखा हुआ, मान लो हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, ठीक है। अब सबको हमने क्या किया, रूम में जाकर बंद कर दिया। जब रूम में जाकर बंद कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो एक रूम में जाकर बंद कर, इसमें इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स है। देखो सेमी लॉ है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या फिक्स है। तब क्या बोलता है, अगर वॉल्यूम सबका सेम रखते हैं, मान लो इसका वॉल्यूम मान लो 5 लीटर है, इसका वॉल्यूम मैंने क्या कहा 5 लीटर है, इसका वॉल्यूम क्या है 5 लीटर है। तो ये लॉ क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। मतलब इसका 5 लीटर वॉल्यूम, इसका 5 लीटर वॉल्यूम, इसका 5 लीटर वॉल्यूम, अगर तीनों का वॉल्यूम अगर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या फिक्स है, तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा, अगर मान लो मॉलिक्यूल अगर एक्स बराबर, मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, पार्टिकल होता है छोटा छोटा, उसका हमने क्या किया, एक्स मॉलिक्यूल रखा हुआ। कितना मॉलिक्यूल है, एक्स मॉलिक्यूल्स है। तो इसके पास भी क्या होगा, एक्स मॉलिक्यूल्स ही होगा, इसके पास भी क्या होगा, एक्स मॉलिक्यूल्स ही होगा। यही बात ये बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी अगर गैस रखा हुआ, सबका वॉल्यूम अगर फिक्स है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। तो इसमें अगर एक्स मॉलिक्यूल है तो इसमें भी एक्स मॉलिक्यूल, इसमें भी क्या होगा, एक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इस तरह से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर ऑफ मोल बोल दो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है। मोल क्या होता है 6.023 10 के पावर 23, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल के बराबर है। यानी नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी अगर कहीं ना कहीं गैस का अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर गैस का वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल क्या करेगा, बढ़ेगा उसमें। या नंबर ऑफ मोल को किसी भी कंटेनर में ले जाकर अगर बढ़ाते चलेंगे तो हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही क्या है, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मान लो हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यही बात है ना, यही बात है। नंबर ऑफ मोल को अगर फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। जैसे मैंने वॉल्यूम को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबका क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, रुक गया। तो चलिए आज इतना ही रन लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे यहीं से क्या होता है, गैस लॉ खत्म होता है। फिर अगले क्लास में हम लेकर आएंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए बाद में बात करते हैं हम।